नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट का निचोड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों यह वीडियो बहुत ही रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि साथियों इसमें उसी प्रकार के प्रश्न आपको मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम में साथियों पूछने की संभावना इससे अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस सेशन को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कहता है यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है। यकृत का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है, तो हेपेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों यकृत से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछा जाए यकृत का वजन बताइए कितना होता है, तो दोस्तों यकृत का वजन होता है 1.5 kg का। कितना होता है, तो 1.5 kg होता है यकृत का वजन, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। क्या नाम है साथियों, तो यकृत नाम है, याद रखिएगा। यकृत को दोस्तों लीवर और जिगर भी बोला जाता है। यकृत को अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर का कौन सा अंग में पुनरुद्भवन की क्षमता सबसे अधिक होती है, तो उसका नाम है यकृत, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है, तो बेंगलोर में दोस्तों, बेंगलुरु में यह स्थित है। दोस्तों अगर इससे बात किया जाए, अगर आपसे पूछा जाए बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, क्या दोस्तों, तो याद रखिएगा बगीचों का शहर एग्जाम में पूछा जाता है। जो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है, तो आप बोलिएगा बेंगलुरु को बोला जाता है बगीचों का शहर। और दोस्तों इलेक्ट्रिक सिटी किसे कहा जाता है, तो इलेक्ट्रिक सिटी भी पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा बेंगलुरु। सॉफ्टवेयर सिटी किसे कहा जाता है, यह भी पूछा जाए तो आप बोलिएगा बेंगलुरु को बोला जाता है। दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो इसरो का मुख्यालय है, आपको कहाँ है साथियों, तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसरो का गठन कब हुआ था, इसरो का दोस्तों अगर आपसे गठन एग्जाम में पूछा जाए जो बताइए साथियों इसरो का गठन कब हुआ था, तो 1969 में इसरो का गठन हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों अगला प्रश्न आपके सामने है, कहता है TMV शब्द किससे संबंधित है, तो TMV शब्द संबंधित है आपको विषाणुओं से। किससे संबंधित है, विषाणुओं से संबंधित है। अगर दोस्तों TMV का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा, टोबैको मोज़ेक वायरस। क्या होता है दोस्तों, तो टोबैको मोज़ेक वायरस साथियों इसका पूरा नाम होता है। इस बात को भी दोस्तों आप याद रखिएगा। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे विषाणु का खोज किसने किया, तो इवानोव्स्की ने विषाणु का पता लगाया था। कब विषाणु का पता लगा साथियों, तो 1892 में विषाणुओं का पता लगा था। और TMV का पूरा नाम अगर आपसे पूछा जाए तो टोबैको मोज़ेक वायरस इसका पूरा नाम हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। देखिए साथियों प्रश्न कहता है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत क्या होता है, तो सोयाबीन होता है। सोयाबीन में दोस्तों लगभग में याद रखिएगा 42% प्रोटीन पाया जाता है। कितना प्रतिशत साथियों, तो 42% प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। अगर दोस्तों प्रोटीन का बात किया जाए तो प्रोटीन का खोज किसने किया, तो बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया था। कब किया था, तो 1838 ईस्वी में प्रोटीन का खोज किया गया बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा। दोस्तों एग्जाम में प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाता है, किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को बोलिएगा। किसको साथियों, तो राइबोसोम को याद रखिएगा। अब प्रोटीन का क्या बोला जाता है, फैक्टरी बोला जाता है। और प्रोटीन के कमी के कारण मेरास्मस और क्वाशियरकोर नामक बीमारी हो जाता है। यह बीमारी अधिकतर साथियों बच्चों में देखने को मिलता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कहता है
सबसे भारी धातु कौन सी है? दोस्तों सबसे भारी धातु का अगर नाम पूछा जाए तो ऑस्मियम बोलिएगा सबसे भारी धातु होता है। इसका साथियों प्रतीक आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो ऑस्मियम धातु का प्रतीक बताइए, तो इसका प्रतीक आप बोलिएगा OS साथियों इसका प्रतीक होता है। और परमाणु क्रमांक अगर इसका पूछा जाए तो 76 दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक होता है। अगर दोस्तों एग्जाम में पूछा जाए सबसे हल्की धातु, अगर दोस्तों सबसे हल्की धातु का बात किया जाए तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम। क्या होता है दोस्तों? तो सबसे हल्की धातु होता है लिथियम, याद रखिएगा लिथियम सबसे हल्की धातु होता है। लिथियम का अगर संकेत पूछा जाए तो Li बोलिएगा लिथियम का संकेत होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 3 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगर दोस्तों पूछा जाए सबसे हल्का तत्व पूछा जाए तो सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 1 होता है। हाइड्रोजन का खोज दोस्तों हेनरी कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाइड्रोजन को दोस्तों आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है, आवारा तत्व के नाम से हाइड्रोजन को जाना जाता है। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए मुलायम धातु कौन कौन होती है, तो मुलायम धातु होता है आपको लिथियम जिसका संकेत होता है Li, पोटासियम जिसका संकेत होता है साथियों K, और सोडियम जिसका संकेत होता है Na। ये तीनों धातु साथियों मुलायम धातु होता है। लिथियम, पोटासियम, सोडियम, ये तीनों धातु को दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत दोस्तों किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तब प्लांक के द्वारा प्रदान किया गया था। अगर दोस्तों प्लांक स्थिरांक का अगर मान आपसे पूछा जाए, जो बताइए प्लांक स्थिरांक का मान कितना होता है? तो 6.62 गुना 10 पर घात याद रखिएगा -34 जूल सेकेंड साथियों प्लांक स्थिरांक का मान होता है। और यह प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, छोटा सा प्यारा सा प्रश्न कहता है दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। साथियों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है, तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र होता है C3H8 होता है प्रोपेन का रासायनिक सूत्र। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए, याद रखिए ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र बताइए क्या होता है? तब ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा C4H10 दोस्तों H10 याद रखिएगा किसका सूत्र होता है? तो ब्यूटेन का रासायनिक सूत्र होता है C4H10 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? दोस्तों चाकू से काटा जा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है सोडियम। वैसे दोस्तों याद रखिएगा 3 धातु को चाकू से काटा जा सकता है। एक धातु का नाम है आपको लिथियम जिसका प्रतीक होता है Li, दूसरा धातु का नाम है साथियों क्या? पोटासियम जिसका प्रतीक होता है K, और तीसरा धातु दोस्तों जो आपके ऑप्शन में दिया गया है, तीसरा धातु का नाम है आपको सोडियम। दोस्तों ये तीनों धातु को याद रखिएगा चाकू की सहायता से काटा जा सकता है, और ये तीनों धातु मुलायम धातु होती है। और दोस्तों सोडियम का अगर बात किया जाए तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता नाभिकीय रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, तो उस पदार्थ का नाम है भारी जल। दोस्तों भारी जल का अणुसूत्र अगर पूछा जाए आपसे, जो बताइए साथियों भारी जल का अणुसूत्र क्या होता है? तो D2O बोलिएगा भारी जल का अणुसूत्र होता है। भारी जल का खोज किसने किया? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों भारी जल का खोज किया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता है लेकिन किन दोनों के बीच एक संबंध होता है? किसके किसके बीच संबंध होता है? लेकिन तो शैवाल और कवक के बीच संबंध होता है लेकिन। अगर दोस्तों शैवाल का बात किया जाए तो शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों शैवाल की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बोलिएगा सेलुलोज की बनी होती है। किसका दोस्तों? सेलुलोज का बना होता है शैवाल की कोशिका भित्ति। अगर दोस्तों कवक का बात किया जाए तो कवक का अध्ययन क्या कहलाता है?
माइकोलॉजी याद रखिएगा। कवक का अध्ययन अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा माइकोलॉजी। कवक की कोशिका भित्ति दोस्तों किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। साथियों ये सभी को आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। एग्जाम में साथियों शैवाल और कवक से प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कैल्शियम कार्बाइड जल से उपचारित करने पर देता है तो एसिटिलीन देता है। क्या देता है? एसिटिलीन देता है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों एसिटिलीन का सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा C2H2 होता है। किसका सूत्र होता है? एसिटिलीन का सूत्र होता है। दोस्तों हम आपको बता दें साथियों, हम सभी एग्जाम का निचोड़ सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू किए हैं, जिसमें साथियों अभी तक अगर बात किया जाए तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस साथियों इतने वीडियो हम सेट बाय सेट अपलोड कर दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अगर अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में साथियों सभी वीडियो उपलब्ध है। प्ले लिस्ट का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। साथियों उस सीरीज को जो शुरू किया गया है सभी एग्जाम को टारगेट बना के शुरू किया गया है, इसीलिए साथियों उस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में साथियों वीडियो उपलब्ध है। अगला प्रश्न कहता है किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है तो उसका नाम है केचुआ। क्या नाम है दोस्तों? केचुआ नाम है। केचुआ से साथियों एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगर आपसे पूछा जाए केचुआ को तो किसानों का मित्र साथियों कहा जाता है। किसको? केचुआ को किसानों का मित्र बोला जाता है। अगर पूछा जाए आपसे किसानों का मित्र किसे कहा जाता है तो केचुआ को बोला जाता है। दोस्तों याद रखिएगा केचुआ जो होता है यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो एनिलिडा के अंतर्गत आता है। जैसे केचुआ हो गया, आपको जोंक हो गया दोस्तों, जोंक भी आता है एनिलिडा के अंतर्गत। नेरिस आप याद रख सकते हैं। तो साथियों नेरिस, केचुआ और जोंक याद रखिएगा, यह एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। दोस्तों केचुआ याद रखिएगा, केचुआ की त्वचा पर पोरीफायरिन नामक वर्णक पाया जाता है और यह पोरीफायरिन नामक वर्णक क्या करता है तो यह केचुआ को धूप से बचाता है। और दोस्तों पोरीफायरिन नामक वर्णक क्या करता है? यह केचुआ को भूरा रंग प्रदान करता है। इसको भी दोस्तों आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं तो जलीकरण बोला जाता है। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को पूछा जाए तो दोस्तों जल का सूत्र क्या होता है तो H2O होता है, याद रखिएगा जल का सूत्र। अगला प्रश्न कहता प्राकृतिक गैस और बायोगैस दोनों में कौन सी गैस होती है तो मीथेन होता है। मीथेन का अणुसूत्र क्या होता है तो CH4 होता है मीथेन का अणुसूत्र। दोस्तों धान के खेत और दलदल वाले जमीन में अगर पूछा जाए कौन गैस उत्पन्न होता है तो मीथेन गैस उत्पन्न होता है। साथियों सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछा जाए जो किसे बोला जाता है सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन तो आप बोलिएगा मीथेन को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है लेंथेनम की परमाणु संख्या है। लेंथेनम की परमाणु संख्या होता है 57। कितना होता है दोस्तों? 57। और इसका प्रतीक एग्जाम में पूछा जा सकता है तो लेंथेनम का प्रतीक अगर पूछा जाए तो आप बोलिएगा La दोस्तों लेंथेनम का प्रतीक होता है। कहता है इक्का सिलिकॉन जाना जाता है, जर्मेनियम के नाम से जाना जाता है इक्का सिलिकॉन को। अगर दोस्तों सिलिकॉन का प्रतीक पूछा जाए तो SI होता है सिलिकॉन का प्रतीक और इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 14 होता है इसका परमाणु क्रमांक। अगर दोस्तों जर्मेनियम का प्रतीक आपसे पूछा जाए तो GE बोलिएगा जर्मेनियम का प्रतीक होता है और जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 32 होता है दोस्तों जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक। दोस्तों सिलिकॉन का उपयोग याद रखिएगा कंप्यूटर की IC चिप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। दोस्तों नाभिकीय संलयन के माध्यम से उत्पन्न होती है सूर्य की ऊर्जा। कहता ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को कहते हैं तो इसे बोला जाता है ऊर्ध्वपातन। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। कहता है 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था तो ऑपरेशन शक्ति इसका कोड था।
फिनॉल एक डैश यौगिक है, तो एरोमेटिक यौगिक आता है दोस्तों किसके अंतर्गत, तो फिनॉल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम को किसमें डुबोकर रखा जाता है, तो सोडियम धातु को दोस्तों मिट्टी के तेल में, याद रखिएगा किरासन तेल में डुबाकर रखा जाता है सोडियम को। सोडियम का अगर प्रतीक आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा Na साथियों सोडियम का प्रतीक होता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक पूछा जाए तो 11 दोस्तों सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है। सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है साथियों, यह मुलायम धातु होती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है साबुनीकरण प्रक्रिया में प्राप्त एल्कोहल है, तो ग्लिसरॉल का उपयोग किया जाता है इसमें साबुनी प्रक्रिया में, तो साथियों ग्लिसरॉल इसका उत्तर हो जाएगा। कहता है रक्त स्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है, तो पोटास एलम का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, तो पोटास एलम का याद रखिएगा प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पोटास एलम इन्हीं को बोला जाता है फिटकिरी। क्या बोला जाता है इनको, तो इनको बोला जाता है, याद रखिएगा आप फिटकिरी। अगर आपसे पूछा जाए तो पोटास एलम को बोला जाता है। दोस्तों इसका सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है फिटकिरी का, पोटास एलम का। इसका सूत्र होता है आपको K2SO4, याद रखिएगा Al2SO4 का SO4 का होल 3 इंटू 24 H2O दोस्तों इसका सूत्र होता है, याद रखिएगा। इसमें जल के कितने अणु होते हैं फिटकिरी में, तो जल के 24 अणु होते हैं फिटकिरी में। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है हीलियम की खोज किसने की थी, लोकेयर नामक वैज्ञानिक ने दोस्तों हीलियम का खोज किया था। अगर हीलियम का प्रतीक पूछा जाए तो He बोलिएगा हीलियम का प्रतीक होता है। और इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है, तो 2 होता है हीलियम का परमाणु क्रमांक। अगला प्रश्न कहता है वह वैज्ञानिक जिसने रेडियम की खोज की, तो उस वैज्ञानिक का नाम है मैडम क्यूरी ने दोस्तों रेडियम का खोज किया था। अगला प्रश्न कहता है मलेरिया रोग की खोज किसने की थी, रोनाल्ड रॉस नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया रोग का खोज किया। दोस्तों मलेरिया दिवस एग्जाम में पूछा जाता है, जो मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है, तो मलेरिया दिवस मनाया जाता है आपको 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है मलेरिया दिवस के रूप में। इसको भी दोस्तों आप याद रखिएगा 25 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। कहता है चार्ल्स का नियम गैसों के किन 2 गुणों के मध्य संबंध स्थापित करता है, तो दाब एवं आयतन के मध्य संबंध स्थापित करता है। दाब का मात्रक क्या होता है, तो पास्कल होता है दोस्तों, अगर दाब का मात्रक आपसे पूछा जाए तो। कहता है प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है, तो सल्फर के कारण। सल्फर को दोस्तों और याद रखिएगा गंधक के नाम से जाना जाता है। इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो S बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है सल्फर या गंधक का। कहता है एक सामान्य शुष्क लेंस में विद्युत अपघट्य होता है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया। दोस्तों यह प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहता है ऊर्जा का 10% प्रवाह नियम किसने दिया, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने यह नियम दिया था। परमाणु के नाभिक में होता है, तो परमाणु के नाभिक में होता है आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में होता है दोस्तों और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन धनावेशित कण होता है और न्यूट्रॉन दोस्तों उदासीन कण होता है। और परमाणु के नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते रहता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित कण होता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 में इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। दोस्तों प्रोटॉन का खोज किसने किया, तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन का खोज किया। और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया, तो रदरफोर्ड ने दोस्तों प्रोटॉन का नामकरण किया। अगर साथियों एग्जाम में अगर प्रोटॉन के खोज के बारे में रदरफोर्ड दिया रहेगा तो आप रदरफोर्ड मार सकते हैं, या तो गोल्डस्टीन दिया रहेगा। अगर दोस्तों न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। कब किया था, तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया गया। अगर दोस्तों इलेक्ट्रॉन
अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बात किया जाए तो इसमें आपको सबसे भारी कण पूछेगा, तो सबसे भारी कण हो जाता है न्यूट्रॉन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर और बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने प्रोटीन का खोज किया। कब प्रोटीन का खोज किया गया? तो 1838 ईस्वी में प्रोटीन का खोज किया गया, याद रखिएगा। प्रोटीन का फैक्टरी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा राइबोसोम को दोस्तों प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को, याद रखिएगा, प्रोटीन का फैक्टरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सभी प्रोटीन किसका बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं सभी प्रोटीन। कहता है यकृत का वजन कितना होता है? तो 1.5 kg होता है दोस्तों यकृत का वजन। यकृत को लीवर या जिगर बोला जाता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए, तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा अग्नाशय, और अग्नाशय को साथियों मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर का प्रयोगशाला किसे कहते हैं? लीवर को दोस्तों, यानी यकृत को, याद रखिएगा, मानव शरीर का प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो पेड़ पौधों में दोस्तों भोजन का संचय किस रूप में होता है? तो स्टार्च के रूप में होता है, याद रखिएगा। दोस्तों कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? तो स्टार्च का बना होता है। कहता है मलेरिया का रोग कारक क्या होता है? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है मलेरिया रोग का अगर कारक आपसे पूछा जाए तो। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। कहता जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? तो अनुवांशिकता का अध्ययन है जेनेटिक्स। दोस्तों अनुवांशिकी विज्ञान का जनक पूछा जाता है, किसे बोला जाता है? तो मेंडल साहब को बोला जाता है। मेंडल साहब का पूरा नाम है साथियों ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल साहब ने अपना प्रयोग किस पौधा पर किया था? तो मटर के पौधा पर अपना प्रयोग किया था मेंडल साहब ने। दोस्तों मेंडल साहब कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो ऑस्ट्रिया देश के वैज्ञानिक थे, जिसकी राजधानी वियना है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? तो टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई। पेलियोंटोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है। यह जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन से? जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? तो रक्त से है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। दोस्तों याद रखिएगा रक्त किस प्रकार का उत्तक होता है? तो रक्त होता आपको तरल संयोजी उत्तक होता है। एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, रक्त किस प्रकार के उत्तक होता है? तो तरल संयोजी उत्तक होता है। दोस्तों रक्त में कौन धातु पाया जाता है? तो रक्त में पाया जाता है आपको लोहा धातु, जिसका याद रखिएगा प्रतीक होता है Fe और परमाणु क्रमांक क्या होता है? तो साथियों परमाणु क्रमांक होता है 26। अगला क्वेश्चन कहता है सायांता की इकाई क्या है? तो प्वाइज होता है। सायांता की इकाई क्या होता है? प्वाइज होता है। कहता वह कण जो न्यूक्लियन को बांधे रखने का कार्य करता है तो उसका नाम है मेसॉन। क्या नाम है साथियों? उसका नाम है, याद रखिएगा, मेसॉन। कहता जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो विपरीत चक्रण उनमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विपरीत चक्रण पाया जाता है। कहता सौरोलॉजी डैश का अध्ययन है। सौरोलॉजी दोस्तों छिपकली का अध्ययन है। किसका अध्ययन है? छिपकली का। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? आर्किमिडीज का जो नियम है साथियों यह पलवन के नियम से संबंधित है। किससे? तो याद रखिएगा पलवन का नियम इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहता रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है।
यूरेनियम डेंटिंग विधि से पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा पदार्थ फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, तो उसका नाम है प्लाज्मा। क्या नाम है दोस्तों? प्लाज्मा नाम है उसका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता सूर्य का ताप मापा जाता है, पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं इसका जनक? रामदेव मिश्रा को दोस्तों इसका जनक बोला जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, स्नेहक के रूप में किया जाता है। अगर दोस्तों ग्रेफाइट का बात किया जाए तो ग्रेफाइट होता है आपको अधातु, ग्रेफाइट होता है अधातु, लेकिन यह विद्युत का याद रखिएगा सुचालक होता है। यह विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ग्रेफाइट को काला शीशा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए काला शीशा किसे कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को याद रखिएगा काला शीशा के नाम से जाना जाता है। तथा पेंसिल बनाने में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है पेंसिल बनाने में। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था यौगिक CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? तो इसका नाम होता है एथेन, याद रखिएगा। कहता हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, एडवर्ड टेलर द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है वाष्पीकरण। क्या बोला जाता है? वाष्पीकरण। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था संसार में पौधों के वितरण का अध्ययन कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी इसका अध्ययन कहलाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कहता जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? तो छर रूपी होती है जीवाणुओं की साधारण आकृति। नाइट्रोजन के ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? तो N2O को जाना जाता है लाफिंग गैस के रूप में। इसे हंसाने वाली गैस भी बोला जाता है N2O को। कहता एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो कोकस कहलाता है एक गोल जीवाणु। तड़ित चालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो तांबा का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं को दोस्तों कॉपर बोला जाता है। इसका प्रतीक अगर आपसे पूछा जाए तो Cu बोलिएगा, इसका प्रतीक होता है। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरण हो जाएगा। दोस्तों सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किस दर्पण का? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। कहता प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर प्रकाशिक तंतु काम करता है, कार्य करता है। दोस्तों हीरा का चमकना और मृत्तिका का बनना किसके कारण संभव होता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण संभव होता है। सबसे कठोर पदार्थ अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा हीरा। दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का होता है। कितना होता है हीरा का अपवर्तनांक? तो 2.42 याद रखिएगा किसका अपवर्तनांक है? तो हीरा का अपवर्तनांक है। कहता सबसे कठोरतम धातु कौन होता है? तो प्लेटिनम होता है सबसे कठोरतम धातु। प्लेटिनम का प्रतीक होता है Pt और इसका अगर परमाणु क्रमांक आपसे पूछा जाए तो 78 इसका परमाणु क्रमांक होता है। किसका? प्लेटिनम का। कहता जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क और ट्रेविरेनस ने कब किया था? तो 1801 ईस्वी में जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया गया लेमार्क और ट्रेविरेनस के द्वारा। अगला प्रश्न कहता है जीव विज्ञान में मधुमक्खी पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो एपीकल्चर बोला जाता है इसको। कहता कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। दोस्तों कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी बोला जाता है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन की बनी होती है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी बोला जाता है कीटों के अध्ययन को। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी।
अगला क्वेश्चन कहता है फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। तो फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी बोला जाता है शैवालों के अध्ययन को। शैवाल का अगर कोशिका भित्ति आपसे पूछा जाए किसका बना होता है, तो सेलुलोज का याद रखिएगा बना होता है शैवाल की कोशिका भित्ति। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो सेरीकल्चर कहलाता है रेशम कीट पालन का अध्ययन। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर निर्भर करता है आवर्त सारणी का लंबा रूप। जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सौरोलॉजी बोला जाता है जीव विज्ञान में छिपकलियों के अध्ययन को। किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है अपवर्तन। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम बोला जाता है। अगर इसको बोलते हैं म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर, याद रखिएगा इसको बोला जाता है म्यू बराबर साइन आई बट्टा साइन आर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो होमो सेपियंस दोस्तों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। अगर आपसे पूछा जाए मनुष्य का वंश का नाम बताइए, तो मनुष्य का वंश का नाम होता है होमो, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मनुष्य का जाति का नाम आपसे पूछा जाए, तो मनुष्य का जाति का नाम बोलिएगा आप सेपियंस बोलिएगा, मनुष्य का जाति का नाम होता है। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो होमो सेपियंस बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है रक्त तप्त लोह पर जलवाष्प प्रभावित करने पर प्राप्त होता है, तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है, तो हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। कार्बन दोस्तों अधातु होता है, याद रखिएगा। इसका अगर आपसे प्रतीक पूछा जाए कार्बन का, तो C इसका प्रतीक होता है और परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 6 होता है। हीरा और ग्रेफाइट दोनों दोस्तों कार्बन के अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। कहता है मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैसम सेटेवम मटर का वैज्ञानिक नाम होता है। बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो पिता का गुणसूत्र बच्चे में लिंग का निर्धारण करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो CaOCl2 दोस्तों ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। ब्रिंजक चूर्ण को याद रखिएगा ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर दोस्तों, ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है किस पर, तो आवृत्ति पर यह निर्भर करता है। कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है कैंसर की बीमारी में। अगर दोस्तों कैंसर दिवस आपसे पूछा जाए, जो कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी के दिन कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। कैंसर का अध्ययन दोस्तों ऑन्कोलॉजी कहलाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। कैंसर में दोस्तों किस औषधि का प्रयोग किया जाता है, तो टेक्सोल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है परमाणुीय नाभिक किसने खोजा था, तो रदरफोर्ड ने परमाणुीय नाभिक का खोज किया था। परमाणु के नाभिक की अगर दोस्तों त्रिज्या आपसे पूछा जाए, जो परमाणु के नाभिक की त्रिज्या बताइए, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। इन्हीं को दोस्तों एक फर्मी बोला जाता है, याद रखिए क्या बोला जाता है, तो इन्हीं को एक फर्मी बोला जाता है परमाणु के नाभिक की त्रिज्या अगर पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है। यही ग्रंथि दोस्तों भूख प्यास, याद रखिएगा इसी ग्रंथि के कारण लगता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि लगाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उष्मा विकिरणों की गति होती है, तो प्रकाश के बराबर होती है उष्मा विकिरणों की गति। इंसुलिन एक तरह का क्या है दोस्तों, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। क्या होता है, तो इंसुलिन याद रखिएगा एक तरह का हार्मोन होता है। इंसुलिन की कमी के कारण मधुमेह नामक रोग हो जाता है। इंसुलिन का खोज बेंटिंग और वेस्ट नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का था इथिलीन
अणु की आकृति होती है? तो समतल त्रिकोणीय इसकी आकृति अगर पूछा जाए आपसे तो आप बोलिएगा समतल त्रिकोणीय इसकी आकृति होती है। सिनेप्स गैप किनके बीच उपस्थित होता है? दो न्यूरॉनों के बीच के रिक्त स्थान को क्या बोला जाता है? तो सिनेप्स गैप बोला जाता है। कहता ताप मापने हेतु उपयोग किया जाता है? तो थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। मलेरिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत दोस्तों मलेरिया में प्रभावित हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का क्या नाम है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। इन्हीं को दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को और याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि का दोस्तों अगर आकृति पूछा जाए तो मटर के दाने के समान याद रखिएगा पीयूष ग्रंथि का आकार होता है। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है? तो भार बोला जाता है। साथियों भार एक तरह का बल है याद रखिएगा। तो भार कौन राशि हो जाएगा? तो सदिश राशि हो जाएगा। जो दोस्तों बल का मात्रक होता है वही आपको भार का मात्रक हो जाएगा, न्यूटन एसआई मात्रक। कहता है मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? तो अग्नाशय को दोस्तों मानव शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि बताइए, तब पर भी क्या हो जाएगा? तो अग्नाशय हो जाएगा। प्रतिबल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है प्रतिबल का प्रभाव। किसकी कमी के कारण घेंघा रोग होता है? आयोडीन की कमी के कारण घेंघा नामक रोग हो जाता है। आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? मोसले ने साथियों आधुनिक आवर्त का नियम दिया था। अगला प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि। कहता विज्ञान की किस शाखा में दांतों का अध्ययन किया जाता है? तो ओडोंटोलॉजी के अंतर्गत दांतों का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है? तो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का अगर प्रतीक पूछा जाए तो Al बोलिएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13। साथियों एल्यूमिनियम के प्रमुख अयस्क का नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट किसका अयस्क का नाम है? तो एल्यूमिनियम के अयस्क का नाम है बॉक्साइट। कहता लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम है सिल्वर नाइट्रेट, इसका रासायनिक नाम है। रक्त में थक्कारोधी पदार्थ कौन सा होता है? हिपेरिन होता है रक्त में थक्कारोधी पदार्थ। कहता गली की पीली लाइट में किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम का उपयोग किया जाता है गली की पीली लाइट में। मनुष्य के हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा धातु पाया जाता है। यही दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए बताइए क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है आपको मैग्नीशियम धातु, जिसका प्रतीक होता है Mg और परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो परमाणु क्रमांक होता है 12। किस यंत्र का प्रयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? सिर्फ गमो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है रक्त दाब मापने के लिए। कहता सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक होता है सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रतीक Si और इसका परमाणु क्रमांक 14 दोस्तों। और सिलिकॉन का प्रयोग कंप्यूटर की IC चिप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन का। कहता है ब्रिक की इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन बोला जाता है ब्रिक की इकाई को। सभी एसिड के लिए आम तत्व है? तो हाइड्रोजन दोस्तों इसके लिए आम तत्व होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता है? तो उसका नाम है हाइड्रा। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है? तो मीथेन दोस्तों मार्स गैस के प्रमुख घटक होता है मीथेन। पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छोटे छिद्रों को क्या कहा जाता है? तो स्टोमेटा बोला जाता है। इन्हीं को दोस्तों रंध्र भी याद रखिएगा बोला जाता है। इन्हीं को पत्ते में जो छोटा छोटा छिद्र होता है उसे रंध्र या स्टोमेटा बोला जाता है। कहता पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से किया जाता है? प्रभाजी आसवन विधि द्वारा पेट्रोलियम का शोधन किया जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति।
कोशिका की आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका का आत्महत्या का थैला अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा लाइसोसोम। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो मैक्सवेल ने। अगला प्रश्न कहता है पीलिया रोग किस कारण से होता है? विषाणु के कारण पीलिया नामक रोग हो जाता है। कहता है कोयले के किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो एंथ्रासाइट में पाई जाती है। कोयले के दोस्तों 4 प्रकार होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट, जिसमें कार्बन की सबसे अधिक मात्रा एंथ्रासाइट में पाया जाता है। लगभग में दोस्तों 90% इसमें कार्बन की मात्रा पाया जाता है। सबसे कम कार्बन की मात्रा किस में पाया जाता है? तो पीट नामक कोयला में पाया जाता है। यह सबसे घटिया किस्म का कोयला होता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मुलायम कोयला किसे कहा जाता है? तो बिटुमिनस को मुलायम कोयला के नाम से जाना जाता है। कहता मरकरी का व्यापारिक नाम क्या होता है? तो क्विक सिल्वर होता है मरकरी का व्यापारिक नाम। मरकरी इन्हीं को दोस्तों पारा बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसका प्रतीक तो Hg बोलिएगा। दोस्तों कौन धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो उस धातु का नाम है पारा या मरकरी बोलिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, तब बोलिएगा दोस्तों ब्रोमीन, याद रखिएगा। कहता इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई पड़ता है? 7 रंग दिखाई पड़ता है। किसमें? इंद्रधनुष में। पौधे किस विधि द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन का निर्माण करते हैं। कहता चीली सिरा किसका सामान्य नाम है? सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है अगर चीली सिरा का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता सुक्रोज में क्या होता है? तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है सुक्रोज में। दोस्तों ग्लूकोज का अगर अनुसूत्र पूछा जाए तो C6H12O6 बोलिएगा ग्लूकोज का अनुसूत्र। कहता है जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका दोस्तों जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका का खोज किया गया कितने ईस्वी में? तो कोशिका का खोज किया गया आपको 1665 ईस्वी में। किसने साथियों कोशिका का खोज किया? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका का खोज किया था। कोशिका का दोस्तों याद रखिएगा पावर हाउस पूछा जाता है किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? तो अस्प्लिन को बोला जाता है। अस्प्लिन इन्हीं को दोस्तों तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। तो मनुष्य के शरीर में किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? अस्प्लिन या तिल्ली को। पौधे का रसोई घर के नाम से किसे जाना जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट को दोस्तों पौधे के रसोई घर के नाम से जाना जाता है। इन्हीं को क्लोरोफिल बोला जाता है। क्लोरोफिल में कौन धातु पाया जाता है? तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है क्लोरोफिल के अंतर्गत। दोस्तों इसमें जितने भी प्रश्न आज के इस वीडियो में है सभी प्रश्न दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। इसीलिए साथियों इसमें जितने भी प्रश्न है इन्हें आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन कहता पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का खोज किया था। पेनिसिलिन का खोज दोस्तों कितने ईस्वी में किया गया? तो पेनिसिलिन का खोज किया गया कब किया गया? तो 1928 में पेनिसिलिन का खोज किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा। कहता चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना आरएनए का मुख्य कार्य होता है। दोस्तों अगर आरएनए का पूरा नाम आपसे पूछा जाए तो राइबोज न्यूक्लिक अम्ल बोलिएगा आरएनए का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कण बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? तो SN बोस से इसका संबंध है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? तो गॉस होता है दोस्तों। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। अगला प्रश्न देखिए, कहता जलीय अणुओं द्वारा आकर्षित होने वाले समूह को कहा जाता है? तो हाइड्रोफिलिक इन्हें बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है RH कारक का नाम किससे संबंधित है? तो यह बंदर से संबंधित है RH कारक का नाम। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर कहता द्रव अवस्था में होती है? तो उस अधातु का नाम है ब्रोमीन, जिसका प्रतीक दोस्तों Br होता है और परमाणु क्रमांक ब्रोमीन का कितना होता है?
तब 35 होता है ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक। यहीं पर अगर दोस्तों ऐसे प्रश्न पूछता कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है, तब आप बोलते पारा, इनको क्या बोला जाता है, तब मरकरी के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है मिनी माता रोग किस कारण से होता है, तब पारा की अधिकता के कारण से मिनी माता नामक रोग हो जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट धातु पाया जाता है, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। विटामिन B12 का अगर केमिकल नेम आपसे पूछा जाए तो साइनोकोबालामिन बोलिएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। कहता समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि द्वारा दोस्तों इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। दोस्तों विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा रेटिनॉल होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत दोस्तों कौन होता है, तो गाजर होता है विटामिन ए का प्रमुख स्रोत। विटामिन ए दोस्तों यह याद रखिएगा वसा में घुलनशील होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है, समान तापमान बनाए रखना इसका कार्य होता है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग की अंडे की। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो आप बोलिएगा शुतुरमुर्ग की अंडे की। अगर दोस्तों पूछा जाए पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका सबसे छोटी होती है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका बताइए, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका हो जाएगा अंडाणु। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो अंडाणु हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा शुक्राणु होता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछा जाए तो तंत्रिकी कोशिका सबसे लंबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो आउटपुट डिवाइस होता है कंप्यूटर का मॉनिटर। कंप्यूटर का जनक दोस्तों तो चार्ल्स बेबेज को याद रखिएगा, कंप्यूटर का जनक बोला जाता है। कंप्यूटर का अगर मस्तिष्क पूछा जाए, दिमाग पूछा जाए, किससे बोला जाता है, तो CPU को दोस्तों कंप्यूटर का दिमाग बोला जाता है। अगला प्रश्न कहता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो विटामिन B और विटामिन C दोस्तों जल में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन का नाम अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा K, D, E और A, ये सभी विटामिन वसा में घुलनशील होता है और 2 विटामिन जल में घुलनशील होता है, एक विटामिन B और दूसरा विटामिन C। अगला प्रश्न कहता फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे, तो वाटरमैन दोस्तों इस पेन के आविष्कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है जीव द्रव का नामकरण किसने किया था, पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव का नामकरण किया था। कहता है सोडा वाटर में प्रयुक्त गैस है, तो CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर में। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% होती है वायुमंडल में CO2 गैस की प्रतिशत मात्रा। हीमोग्लोबिन कहता है किसमें पाया जाता है, रक्त में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। फेफड़ों में स्थित छोटी वायु थैलियों को क्या कहा जाता है, जो गैसीय विनिमय के लिए जिम्मेदार है, वायु कोष्ठिका इन्हें बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं, तो डायलिसिस बोला जाता है। जापानी इंसेफ्लाइटिस के लिए कहता है वायरस हमारे शरीर में किस माध्यम से प्रवेश करती है, एक मच्छर के काटने से यह प्रवेश कर जाती है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है, तो 1200 सीसी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कहता रेड डाटा पुस्तक में किसकी सूची शामिल है, तो विलुप्त पौधों और जानवरों की साथियों इसमें सूची शामिल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न कहता है टेस्टोस्टेरोन किस प्रकार का हार्मोन है? यह नर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। कहता कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ियां तंत्रिका निकलती है कशेरुक रज्जु में। कहता इंस्ट्रोमिया किसके साथ जुड़ा हुआ है? अनिंद्रा के साथ जुड़ा हुआ है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक मेलानिन हो जाएगा। दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अगर आपसे अंग पूछा जाए तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग हो जाएगा त्वचा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? तो सेरिब्रम में होती है। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से दोस्तों इंसुलिन स्रावित होता है। कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो तिल्ली करता है। लबडब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय से यह संबंधित है लबडब ध्वनि। अगर आपसे ईसीजी पूछा जाए तो ईसीजी भी दोस्तों यह आपको हृदय से संबंधित है। अगर ईईजी का बात किया जाए तो ईईजी दोस्तों यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। अगला प्रश्न कहता मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का शरीर का सामान्य तापमान होता है। यही साथियों अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन होता है मनुष्य का सामान्य तापमान केल्विन में। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट बोलिएगा। अगर दोस्तों कहीं कहीं पर 98.4 फ़ारेनहाइट लिखा रहता है तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध उत्तेजना से है? तो अधिवृक्क ग्रंथि इसका नाम है। अधिवृक्क ग्रंथि इन्हीं को एड्रिनल ग्रंथि भी बोला जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि कहाँ पाया जाता है दोस्तों? यह किडनी के ऊपर स्थित होता है एड्रिनल ग्रंथि अधिवृक्क ग्रंथि। अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में दो हड्डियां आपस में कैसे जुड़ी होती है? तो लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु मौजूद होता है? तो जस्ता धातु। जस्ता को याद रखिएगा। और क्या बोला जाता है? तो जिंक बोला जाता है। अगर जिंक का संकेत आपसे पूछा जाए तो जेडहेन बोलिएगा, जिंक का संकेत होता है। कहता किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आंखें होती है? तो उल्लू उस पक्षी का नाम है। जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए छोड़े गए रासायनिक द्रव्य है? तो फोमोन्स दोस्तों उस रासायनिक द्रव्य का नाम हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष किस क्षेत्र से संबंधित है? पारिस्थितिकी क्षेत्र से यह संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में दोस्तों प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन कहता वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस साहब को वनस्पति विज्ञान का जनक बोला जाता है। अगर दोस्तों आपसे पूछा जाए जंतु विज्ञान का जनक तो आप बोलिएगा अरस्तु को बोला जाता है जंतु विज्ञान का जनक। अगला प्रश्न कहता है किसमें ध्वनि की चाल अधिक होगी? इस्पात में ध्वनि की चाल अधिक होगी। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग इसका कारण है। कहता किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? तो याद रखिएगा साथियों लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य को किस में मापा जाता है? एंगस्ट्रम में। तो तरंग दैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रम होता है। एक एंगस्ट्रम दोस्तों कितने मीटर के बराबर होते हैं? तो 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होते हैं एक एंगस्ट्रम। अगला प्रश्न कहता इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? 2 सेकेंड होता है सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल। ओजोन स्तर हमें किससे संरक्षण प्रदान करती है? पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर के दिन दोस्तों मनाया जाता है। ओजोन याद रखिएगा यह ऑक्सीजन का अणु होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? तो O3 इसका सूत्र होता है। कहता गर्म किए जाने पर नीले कांच में किस रंग की चमक होगी? तो लाल रंग की चमक होगी इसमें। कौन सा कहता बल पृथ्वी पर अधोमुखी दिशा में काम करता है? तो भार काम करता है। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होती है। लेंस की क्षमता का मात्रक है डायोप्टर दोस्तों लेंस की क्षमता का मात्रक होता है।
इसको डायोप्टर को डी से याद रखिएगा सूचित किया जाता है। लेंस में दोस्तों एक होता है आपको अवतल लेंस, अवतल लेंस का आकृति ऐसे होता है। दोस्तों एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस का आकृति ऐसे होता है। आँख किस लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस की तरह आँख व्यवहार करता है। कहता मंड और शर्करा दोनों मिलकर क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। धान्य में सबसे अधिक कठोर फसल कौन सी होती है, तब बाजरा सबसे अधिक कठोर फसल माना जाता है। कहता यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो लेंस अवतल लेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सा विटामिन आँखों के लिए अच्छा स्रोत है, तो विटामिन ए आँखों के लिए अच्छा स्रोत है। कौन आवेश रहित कण है, न्यूट्रॉन दोस्तों आवेश रहित कण है। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक ने किया था, 1932 ईस्वी में इसका खोज किया गया। न्यूट्रॉन दोस्तों क्या होता है, तो उदासीन होता है न्यूट्रॉन। कहता इंसुलिन कौन बनाता है, लैंगरहैंस द्वीपिकाएँ इंसुलिन बनाने का कार्य करती है। किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। प्रकाश तंतु की कार्य विधि पर निर्भर करती है, तब प्रकाश तंतु प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कार्य विधि पर निर्भर करती है। कहता रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, रेडियो तरंगों का परावर्तन के सिद्धांत पर यह आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है खून की कमी को क्या कहा जाता है, तो इनेमिया बोला जाता है खून की कमी को। कहता दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है, तो ट्रिप्सिन एंजाइम सहायक होता है प्रोटीन के पाचन में। कहता बहुत अधिक धुएं से भरा कुहरा क्या होता है, तो धूम कुहरा होता है। अगला क्वेश्चन कहता अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा लगता है, तो काला रंग का दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष। मांसपेशियों में कहता किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशियां थकान का अनुभव करती है। दोस्तों लैक्टिक अम्ल का अगर सूत्र आपसे पूछा जाए तो आपको ग्लूकोज का सूत्र याद रहेगा, तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र याद हो जाएगा। तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसमें दोस्तों आप क्या कीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए तो लैक्टिक अम्ल का सूत्र निकल जाएगा C3H6O3। यह होता है आपको लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र। अगला प्रश्न कहता है स्फिग्मो मैनोमीटर नामक उपकरण किसको मापने के लिए काम में लाया जाता है, रक्तदाब मापने के लिए इसको काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों और आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कहता समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लुसेंट किताब का निचोड़ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण 200 प्रश्न को डिस्कस किए। तो साथियों आज का यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो साथियों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।